अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से चैप्टर नंबर 6 जो हैं हमारे बायो के पहले 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम जो मेजर कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स और एटीपी का रोल पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट का रोल पढ़ेंगे। लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उनको डिस्कस करेंगे। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये चंद हमारे पास मेजर कंसेप्ट हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में हमने एक सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और चैप्टर नंबर 6 में हमने वो जो डिफरेंट एंजाइम्स के रोल थे उनको हमने सेलुलर फंक्शंस के थ्रू स्टडी किया था। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं आप लोग ये भी जानते हैं कि केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर। जैसा कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि सेल को हमने एज एन ओपन सिस्टम स्टडी किया। ठीक है, जिसके अंदर सब्सटेंसेस एंटर होते हैं और सेल को छोड़ते हैं। ठीक है, एंटर भी होते हैं सब्सटेंसेस और लीव भी कर जाते हैं वक्त के साथ साथ। अगर आप सेल के अंदर की बात करें तो सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे पास ब्रोकन डाउन होकर नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, मतलब पुराने सब्सटेंसेस टूटते हैं और हमारे पास क्या हैं जी, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। इन तमाम प्रोसेसेस में सेल के अंदर जो जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बेसिकली एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे पास पावर होती है, किसी भी काम को करने की जो सलाहियत होती है ना उसको हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, वर्क डाउन, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो 2 फॉर्म्स हैं जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है काम करने के लिए, डूइंग वर्क के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है और जब यही केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होते हैं, यही एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ओके जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रो तो हमने देख लिया कि कौन कौन से मेजर कंसेप्ट्स हैं और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली क्या है? इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। एनर्जी के रिलेशनशिप हैं किस किस के साथ? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम एनर्जी के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे और एनर्जी की जो कन्वर्जन है, एनर्जी किस तरह से तब्दील होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं मेटाबोलाइजिंग से। ठीक है, मेटाबोलाइजिंग का मतलब है कि वो खुराक जो प्रिपेयर करते हैं और जो हम खाते हैं उनकी मेटाबोलाइजेशन से हम क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं जी। तो फूड के अंदर हमारे पास जो है ना, फूड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जब यही बॉन्ड्स हमारे पास टूटते हैं तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी काइनेटिक एनर्जी में से जो कुछ फॉर्म होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ इट्स एनर्जी इज स्टोर्ड। मतलब ये जो रिलीज्ड एनर्जी होती है इसी में से कुछ जो एनर्जी होती है हम उसको, कुछ जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के अंदर। जबकि जो बाकी की एनर्जी होती है वो एस्केप हो जाती है, बाहर निकल जाती है, खारिज हो जाती है एज हीट के फॉर्म में। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जब हमारे पास जो बड़े बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो रिलीज्ड होती है। अब इसी रिलीज्ड एनर्जी में से कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के अंदर, और जो बाकी की एनर्जी होती है वो एज अ हीट क्या करती है, एस्केप हो जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है एटीपी के अंदर वो दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर और इस तरह से हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट होती है। ठीक है, साइड बॉक्स में उन्होंने एक बात बड़े मज़े की बताई है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस बताया हुआ है और दूसरा उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से होता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, लेकिन लाइट की मौजूदगी में। ठीक है,
तो लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके जो प्लांट्स हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह, ये क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इस खुराक के बनाने के अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप दूसरे जानदारों को देखें जैसे कि फंजाई और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसमें नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स वगैरह आ जाते हैं, ये वाले जो जानदार होते हैं ये क्या करते हैं, इसी से अपनी जो खुराक है वो प्रिपेयर करते हैं। गेट द प्रिपेयर्ड फूड, मतलब कि इन्हीं प्रिपेयर्ड फूड से अपनी खुराक क्या करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आप लोगों को ये पेज नंबर 118 पे ये चार्ट दिखाया हुआ है जी। देखें, मैं आपको आपके सामने इसको रख दूँ ये किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी इनपुट ऑफ एनर्जी, लाइट वगैरह, लाइट एनर्जी वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है हमारे पास CHO बॉन्ड में, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, फूड स्टफ, और रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर हमारे पास ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसी में से कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ADP, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाती है एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच करके। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, हीट एनर्जी और केमिकल सिंथेसिस वगैरह में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, हमारी लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और शामिल भी है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए डिफरेंट लाइफ के प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है, और वो प्रोसेसेस हमारे पास ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में जो था इन्वॉल्व वो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी है। इसको हम डिस्कस करते हैं किस तरह से। आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी के तमाम जितने भी हमारे जो है प्रोसेसेस हैं उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है ना वो डायरेक्टली एनर्जी का सोर्स है। किस तरह से, देखें जी। रिडॉक्स रिएक्शन, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिसके अंदर बेसिकली एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के दरमियान। एटम्स के दरमियान होने वाला इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज जो है उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी आ जाता है एंड देन रिडक्शन भी आ जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोग करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होता है, एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कोई भी एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगी, और अगर दूसरा कोई एटम उन्हीं लॉस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा मतलब कि ले लेगा तो इसको कहेंगे हम रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास एनर्जी का सोर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये डिपेंड करते हैं किसी भी जो एटम की अरेंजमेंट या फिर उस एटम की लोकेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। एनर्जी का सोर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किसी भी एटम की लोकेशन या उसके एटम्स की अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टेबल एसोसिएशंस बनाते हैं, मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, स्टेबल एसोसिएशंस बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एनर्जी का अच्छा सोर्स नहीं होते वो, क्योंकि वो स्टेबल एसोसिएशंस बनाते हैं, उनके बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं, एटम्स जो हैं अरेंज्ड, उनकी अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की अच्छी होती है, इसलिए वो स्टेबल एसोसिएशंस बनाते हैं, लेकिन वो गुड सोर्स नहीं होते एनर्जी के। लेकिन अगर आप देखते हैं इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन से उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को खींच के किसी दूसरे एटम के साथ, फॉर एग्जांपल कार्बन या हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देते हैं, तो यही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनस्टेबल एसोसिएशंस बनाएंगे, मतलब कि हम उस एसोसिएशन को, उस ताल्लुक को, उस रिलेशन को कभी भी तोड़ सकते हैं, वो अनस्टेबल है, ठीक है। इसीलिए अगर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन दोबारा से ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएं, और अगर ऐसा हो जाता है तो एनर्जी इस प्रोसेस में हमारे पास रिलीज होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने एज एन एनर्जी सोर्स के तौर पे पेश किया, ठीक है। दोबारा से सुन ले, मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो स्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं
और वो एनर्जी का अच्छा सोर्स नहीं होते। लेकिन अगर हम उसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर लेते हैं, खींच लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के किसी दूसरे एटम से अटैच करवा देते हैं, वो एटम हमारे पास कार्बन या हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, तो ये कभी भी स्टेबल एसोसिएशंस नहीं बनाते बल्कि अनस्टेबल एसोसिएशंस बनाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी कोशिश होती है कि ये ऑक्सीजन की तरफ दोबारा से मूव कर जाएं, बैकवर्ड मूव कर जाएं। अगर तो ये बैकवर्ड मूव कर जाते हैं तो इस दौरान हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास गेन एंड लॉस ऑफ जो है वो हाइड्रोजन एटम्स कहा जाता है। ठीक है, गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल जी, आप लोग भी जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। इसका मतलब है कि जब भी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम को लूज करेगा, जब भी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम को लूज करेगा, तो इसका मतलब है कि वो वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि वो लॉस कर रहा है अपने एक इलेक्ट्रॉन को। और जब इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा एटम गेन करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो गेन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा जी, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, डायग्राम में मैं आपके सामने रख दूँ कि फर्स्ट वाले ये जो येलो से शो किए हुए, ये हमारे पास उन्होंने एक एटम दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि ए जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब कि कंपाउंड ए लूजेज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जबकि बी जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है, गेन कर रहा है। तो जो बी कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो इस टोटल को, ये ऑक्सीडेशन नंबर 1 एंड नंबर 2 रिडक्शन, मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो गाइस, आई होप सो कि तो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।